हाय गाइस, एक बार फिर हमारी कॉन्सेप्ट क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इसके ठीक प्रीवियस कॉन्सेप्ट क्लास में हम लोगों ने अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था के बारे में समझा था और उसके ठीक पहले हम लोगों ने संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में समझा था। आज की कॉन्सेप्ट क्लास जो है वो हमारी होगी किस पर? संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, इन दोनों में हम लोग अंतर समझेंगे, क्योंकि तीनों पार्ट से सवाल आते हैं। संसदीय शासन व्यवस्था से भी आते हैं, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था से भी आते हैं और इन दोनों के अंतर पर भी आधारित सवाल आते हैं। तो इस टॉपिक को फाइनली हम लोग आज खत्म करने वाले हैं। और लेकिन इस टॉपिक को हम लोग पढ़ें इसके पहले आप याद रखेंगे हमारे ये दोनों प्रीवियस लेक्चर। सबसे पहले आप संसदीय शासन व्यवस्था, इस तरह से प्लेलिस्ट में हमारी क्लास है, और दूसरी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, इसे आपको कंप्लीट करना होगा, तब आप बहुत बेहतर अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक, इस क्लास को हम और अच्छे से समझें और कंप्लीट करें उसके पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, जो कुछ टर्म्स हम इसमें यूज करने वाले हैं और इसके प्रीवियस लेक्चर में भी हमने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया, इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं। मित्रों, इस पूरी क्लास में जहां जहां अगर शब्द आता है क्या, विधायिका, जब भी शब्द आएगा विधायिका, तो आप भारत में यहां विधायिका का अर्थ किससे लेंगे? जब जब विधायिका, आप कॉन्सेप्ट एक पढ़ चुके हैं, कौन सा? हमारे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका वाली क्लास में आपने क्या पढ़ा है कि आधारभूत 3 अंग होते हैं राज्य के, और उन 3 आधारभूत अंगों में से विधायिका, लेजिस्लेचर, एक अंग है जिसका कार्य होता है राज्य में कानून का निर्माण। तो भारत में चूंकि संघात्मक शासन व्यवस्था है, तो जब जब हम विधायिका की बात करेंगे तो केंद्रीय स्तर पर विधायिका को आप क्या समझेंगे? केंद्रीय स्तर पर आप विधायिका को क्या लेंगे? संसद से है अर्थ। ठीक, केंद्रीय स्तर पर केंद्र सरकार में संसद का यही काम है, जो द्विसदनीय है, जिसमें एक सदन लोकसभा और एक सदन राज्यसभा है। और अगर राज्य स्तर, प्रांतीय स्तर पर हम लोग बात करेंगे, राज्य स्तर पर, तो वो विधानमंडल कहलाते हैं, विधानमंडल कहलाते हैं। और वो जो विधानमंडल होते हैं अर्थात विधानसभा, विधानसभा और विधान परिषद। ठीक, तो जब हम राज्यों की बात करेंगे, जब राज्य के संदर्भ में विधायिका को आप लेंगे, तब केंद्रीय स्तर पर संसद समझिएगा, और राज्य के स्तर पर विधानमंडल, जहां द्विसदनीय है वहां विधानसभा और विधान परिषद दोनों होती है, जहां एक सदनीय है केवल विधानसभा होती है। एक बात। दूसरी बात, जब जब हम लोग कार्यपालिका शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो आप बिल्कुल अच्छे से समझे रहिए, कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव बॉडी, जिसका क्या कार्य होता है? जो विधायिका द्वारा कानून बनते हैं उनका अनुपालन सुनिश्चित करवाना राज्य में। केंद्रीय स्तर पर कार्यपालिका का जो प्रधान है वो राष्ट्रपति है, अर्थात जब भी हम बात करेंगे कार्यपालिका प्रधान, तो राष्ट्रपति, और राज्यों में यही काम राज्यपाल का होता है, कार्यपालिका प्रधान। इसके अलावा जो पूरा का पूरा मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिपरिषद होती है, वो भी क्या है? कार्यपालिका का ही पार्ट है। और इसमें देखेंगे कि किस तरह से संसदीय और अध्यक्षात्मक में विभेद होता है, सत्ता का द्वैध होता है, और यहां पर राज्य स्तर की जो मंत्रिपरिषद होती है, ठीक, स्पेशली उसके संदर्भ में लेंगे। यहां पर मंत्रिपरिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जिसका जो हेड होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक, इसीलिए, और आप एक्चुअल में जानते हो कि पावर प्राइम मिनिस्टर के ही हाथ में होती है, और राज्यों में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और मुख्यमंत्री। तो ये पूरा का पूरा केंद्रीय स्तर पर अस्थायी एग्जीक्यूटिव बॉडी है कार्यपालिका, और ये राज्य में मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्यपाल। ठीक, तो इसे आप संदर्भ में लिए रहेंगे हमेशा। न्यायपालिका की बात करेंगे जहां जहां, तो भारत में आप न्यायपालिका की जब जब बात होगी तो आप क्या समझोगे? जब जब न्यायपालिका की बात होगी तो आप इस बात को समझोगे, सबसे शीर्ष पर हमारा सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, सर्वोच्च न्यायालय है, मध्यवर्ती स्तर पर हाई कोर्ट्स हैं, और जिले स्तर पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। ठीक, तो एक हायरार्की बनती है सुप्रीम कोर्ट की, न्यायिक व्यवस्था की। तो भारत की जो न्यायिक व्यवस्था है हायरार्की में है, नीचे से ऊपर की ओर अपील जाती है, और सर्वोच्च अपीली अदालत, सर्वोच्च अदालत हमारी सुप्रीम कोर्ट है। ठीक, तो इस तरह से पिरामिड नुमा एकीकृत
कोई विभेद नहीं है कि राज्य का केंद्र का अलग, एक एकीकृत न्यायिक व्यवस्था इस तरह से काम कर रही है। तो याद रहे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इसे आप हमेशा संदर्भ से समझे रहेंगे, जिससे किसी प्रकार के समझने में आपको दिक्कत ना हो। अगर इन टर्म्स को आप समझने में दिक्कत करेंगे तो आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से नहीं समझेंगे। चलिए मैं इस टर्म्स को हटाता हूं और आशा है कि अब इन टर्म्स को आप बहुत अच्छे से समझ करके आज की क्लास को पूरी तरह से आप खुद भी इस काम को कर सकते हैं। प्रीवियस लेक्चर को अगर आप हमारे पढ़े हैं तो आप बहुत अच्छे से चीजों को समझ सकते हैं। ठीक, तो चलिए मित्रों, सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो चलिए आज के कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे लेकर के चलते हैं। हम लोग देखिए एक इस तरह से हम लोग बना लेते हैं अपनी दो स्पष्ट लाइन, और एक तरफ हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, संसदीय शासन व्यवस्था के बारे में। ठीक, जिससे हम दोनों में बहुत अच्छे से अंतर कर पाए। ये टाइप ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय शासन व्यवस्था, और इधर हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, अध्यक्षीय या अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था। ठीक, तो दोनों में क्या खासा अंतर है इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अंतर पर बात करते हैं। तो सबसे पहला अंतर इन दोनों में नाम को लेकर के है। चलिए एक स्टेप से चलते हैं। एक बात, सबसे बेसिक अंतर जो बन रहा है वो नाम को लेकर के बन रहा है। देखिए जो संसदीय शासन व्यवस्था है इसको हम लोग क्या क्या नाम से जानते हैं, संसदीय या संसदात्मक शासन व्यवस्था, इसे ऐसा कहते हैं। ठीक, और क्या कहते हैं इसको, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक, और किस नाम से जाना जाता है इसे, प्रधानमंत्रित्व प्रणाली भी कहते हैं। प्रधानमंत्रित्व प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था में एक्चुअल में सारी पावर जो राजा से संसद में आई, संसद से कहां केंद्रित हो जाती है, प्रधानमंत्री में। वो डिपेंड करता है कि उसका कैसा व्यक्तित्व है। तो इसीलिए आजकल इसको क्या कहते हैं, प्रधानमंत्रित्व वाली प्रणाली भी कहते हैं। इसके अलावा मंत्रिमंडलीय प्रणाली भी इसे कहा जाता है। ठीक, मंत्रिमंडलीय प्रणाली के नाम से भी इसको जानते हैं, और इसे वेस्टमिंस्टर सरकार भी कहते हैं। तो देखो संसदीय शासन व्यवस्था को इतने अलग अलग नामों से जाना जाता है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अंग्रेजी में, हिंदी में संसदीय शासन व्यवस्था, प्रधानमंत्रित्व प्रणाली, मंत्रिमंडलीय प्रणाली और वेस्टमिंस्टर। इसके पहले हम चर्चा कर चुके हैं। संसदीय शासन व्यवस्था इसलिए कहते हैं क्योंकि संसदात्मक शासन व्यवस्था है, और वो विधायिका का रोल इसमें काफी हद तक कार्यपालिका में भी रहता है, और कार्यपालिका का रोल विधायिका के कामों में भी रहता है। वहां से पावर आती है कहां, राजा से पावर आई संसद में, संसद से पावर समय के साथ व्यवहार में मंत्रिमंडल में, मंत्रिमंडल से अगर मुखर व्यक्तित्व का प्रधानमंत्री रहा तो प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द ही सत्ता घूम रही होती है। इसीलिए इसको प्रधानमंत्रित्व प्रणाली भी कहते हैं। और वेस्टमिंस्टर, इसका जन्म कहां से हुआ है, इंग्लैंड से हुआ है। इंग्लैंड को संसदीय शासन व्यवस्था की जननी कहा जाता है, और इंग्लैंड की जो संसद है, पार्लियामेंट है, वो वेस्टमिंस्टर नगर में है, इसीलिए इसको वेस्टमिंस्टर प्रणाली भी कहते हैं। अब अगर बात करें कि इस आधार पर इधर क्या अंतर है, तो देखिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। एक नाम तो क्या है, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, इसका भी नाम है। और दूसरा प्रेसिडेंशियल, राष्ट्रपतीय प्रणाली, राष्ट्रपतीय प्रणाली। ठीक, देखो राष्ट्रपति प्रणाली क्यों कहते हैं, जैसे वहां प्रधानमंत्री प्रणाली, सत्ता किसके इर्द गिर्द घूम रही होती है, संसद, मंत्रिमंडल और मुखर व्यक्तित्व का प्रधानमंत्री आया तो प्रधानमंत्री के आसपास। लेकिन यहां पूरी की पूरी सत्ता एक अध्यक्ष होता है जिसको राष्ट्रपति कहते हैं, उसके इर्द गिर्द घूमती है, इसलिए इसको राष्ट्रपति प्रणाली भी कहते हैं। इसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। ठीक, अंग्रेजी में इसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। तो नाम को लेकर के ये दोनों में एक अंतर बनता है। फिर अब आगे हम लोग बढ़ते हैं
अगर हम संसदीय शासन व्यवस्था की उत्पत्ति की बात करें, माने सबसे पहले यह व्यवस्था कहां स्थापित हुई, तो बात करते हैं सर्वप्रथम यह सत्ता कहां स्थापित हुई। अगर ऐसा पूछा जाता है आपसे तो हम जानते हैं कि इंग्लैंड में सबसे पहले यह सत्ता स्थापित होती है, इसीलिए इंग्लैंड को क्या माना जाता है, संसदीय शासन व्यवस्था का जनक माना जाता है। और इसी आधार पर अगर हम लोग प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या राष्ट्रपति प्रणाली या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की सबसे पहली शुरुआत कहां होती है, यूएसए में होती है, अर्थात यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। तो देखिए इस आधार पर एक अंतर यहां पर होता है। अगर हम बात करें कि विश्व में प्रतिनिधिक प्रणाली माने इस शासन व्यवस्था का प्रतिनिधि कौन करता है, तो याद रहे संसदीय शासन व्यवस्था का प्रतिनिधित्व इंग्लैंड की शासन व्यवस्था कर रही है पूरे विश्व में। ठीक, अगर इसी आधार पर हम लोग बात करें कि पूरे विश्व में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, अर्थात सबसे माने रोल मॉडल सैद्धांतिक तौर पर एक्चुअल में कहां स्थापित है पूर्ण रूप से, तो वो कौन है, यूएसए है। यूएसए में सबसे पहले शुरुआत भी होती है और आज यूएसए एक मॉडल के तौर पर है विश्व में सबसे बेहतर और अपने सिद्धांत रूप में वास्तव में यूएसए में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। और रही बात संसदीय शासन व्यवस्था की, तो यह कहां प्रतिनिधित्व कर रहा है, कौन सा देश, इंग्लैंड कर रहा है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगर हम देखें कि आपस में इन दोनों में चौथा अंतर बात करें तो चौथे अंतर में हम लोग क्या देखेंगे कि यहां पर क्या होता है, यहां पर सत्ता का द्वैध होता है। जो शासन होता है उसके अधिकारों में द्वैध होता है, अर्थात हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट अलग अलग होते हैं। हेड ऑफ स्टेट राष्ट्रपति, जैसे भारत में राष्ट्रपति, इंग्लैंड में सामग्री महारानी है, हेड ऑफ स्टेट हैं, अर्थात कार्यपालिका के प्रधान हैं। नाम मात्र और वास्तविक में सत्ता का द्वैध होता है। जो राष्ट्रपति होता है, शासन का अध्यक्ष होता है, उसके पास नाम मात्र की शक्तियां होती हैं लेकिन वो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करता है, हेड ऑफ स्टेट होता है। लेकिन हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन होता है, जिसके पास एक्चुअल में पावर होती है, अर्थात शासन की वास्तविक शक्तियां होती हैं, वो होता है देश का कौन, प्रधानमंत्री। ठीक, प्रधानमंत्री। तो देखिए जो एक खासा अंतर है, यहां शासन का द्वैध होता है, संसदीय शासन व्यवस्था में सत्ता का द्वैध होता है और सत्ता वास्तविक और नाम मात्र में विभाजित होती है। अगर बात करें किधर की ओर, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की ओर, तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में इस प्रकार का कोई द्वैध नहीं होता है। तो यहां पर हम अंतर देखें तो हम कह सकते हैं कि शासन में द्वैध नहीं होता है और एक अध्यक्ष होता है सत्ता का, सारी शक्तियां उसी के इर्द गिर्द घूम रही होती हैं और वो राष्ट्रपति के नाम से जाना जा सकता है, चांसलर के नाम से जाना जा सकता है। हमारे यहां राष्ट्रपति, अमेरिका में भी प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता है। अर्थात हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट दोनों एक ही व्यक्ति होता है। यहां पर कोई इस प्रकार का मंत्रिमंडल नहीं होता है। ठीक, हेड ऑफ स्टेट, और जैसे अमेरिका में वहां का प्रेसिडेंट हेड ऑफ स्टेट भी है, हेड ऑफ गवर्नमेंट भी है। वहां पर वास्तविक और नाम मात्र की सत्ता का कोई द्वैध नहीं है। अगर हम देखें तो अमेरिका में जो विश्व में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का प्रतिनिधिक शासन व्यवस्था है, वहां पर क्या देखा गया, प्रेसिडेंट के पास सारी शक्तियां होती हैं और सत्ता का कोई द्वैध नहीं होता है, कोई विभाजन नहीं होता है। तो देखिए इस तरह से हम लोग अपने इन दोनों में अंतर को, लेकिन इन दोनों अंतर को और बेहतर समझेंगे जो दो प्रीवियस क्लास हमने बताई है। अगर आप उसको बहुत अच्छे से समझ लेते हैं तो चलिए इसे हम थोड़ा हटाते हैं जिससे हम लोगों के पास स्पेस बन जाता है। तो हम लोग बढ़ते हैं किसकी ओर, पांचवें अंतर की ओर। इसे हम हटा रहे हैं। यहां तक की बात आशा है कि आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। आप जानते हैं कि हमारे YouTube में प्रत्येक क्लास में, YouTube चैनल के प्रत्येक क्लास में उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या लगा हुआ है, एक प्रैक्टिस सेट लगा हुआ है। और इसके अलावा हमारे वेबसाइट में लगातार क्विजेज जा रही हैं। क्विज 3 स्पेसिफिक जा रही हैं। एक तो RRB NTPC पर, जनरल साइंस पर स्पेशल क्विज जा रही है। इसके अलावा
करंट अफेयर्स पर हमारी क्विज रेगुलर चल रही है। इसके अलावा यूपीएसआई पर मूल विधि और संविधान की क्विज चल रही है। तो ये आप हमारे वेबसाइट के लिंक से जाकर के वहां से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं किधर की ओर, हम लोग चलते हैं पांचवें अंतर की ओर। पांचवें अंतर की बात करें तो हम कह सकते हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था में व्यवस्थापिका, इसकी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, इन दोनों में अंतर संबंध होते हैं, अंतर संबंध होते हैं, है ना। वहां पर हम लोगों ने देखा है कि कार्यपालिका अनिवार्यतः, संसदीय शासन व्यवस्था में कार्यपालिका अनिवार्यतः व्यवस्थापिका का पार्ट होती है। कहां का पार्ट होती है? व्यवस्थापिका का पार्ट होती है। और व्यवस्थापिका के प्रति जो मंत्रिमंडल होता है उसका सामूहिक उत्तरदायित्व बना रहता है। लेकिन इस प्रकार का कोई अंतर संबंध कहां नहीं होता है? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में अंतर संबंध की जगह स्पष्ट क्या होता है? पृथक्करण होता है। यहां पर व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, इन दोनों में पृथक्करण होता है, पृथक्करण होता है माने स्पष्ट विभाजन होता है, दोनों का आपस में कोई अंतर संबंध नहीं होता है। अर्थात व्यवस्थापिका कार्यपालिका के कार्यों में, कार्यपालिका के कार्यों में और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के कार्यों में, व्यवस्थापिका के कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है, नहीं करती है। इसका मतलब यह है कि व्यवस्थापिका कानून के पालन में इसका कोई रोल नहीं होता है और कार्यपालिका का कानून के निर्माण में कोई रोल नहीं होता है। तो देखो यहां पर एक खासा अंतर है, यहां पर अंतर संबंध और यहां पर बिल्कुल पृथक्करण होता है। और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में पृथक्करण का सिद्धांत पूरी तरह से लागू होता है। ठीक ठीक संसदीय शासन व्यवस्था के विपरीत हम कह सकते हैं। ठीक, चलिए अगर हम देखें तो संसदीय शासन व्यवस्था में सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। क्या होता है? सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। इस लिहाज से देखें, और अगर यहां देखें सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब यह है कि जो यहां पर विधायिका और कार्यपालिका में अंतर संबंध होता है। विधायिका माने संसद और कार्यपालिका माने मंत्रिमंडल। आप जानते हो कि भारत में जो मंत्रिमंडल के मेंबर होते हैं वो अनिवार्यतः विधायिका अर्थात संसद के सदस्य होना जरूरी है, अर्थात संसद के दोनों सदनों के किसी सदन का सदस्य होना जरूरी है। तो जो कार्यपालिका है वो अनिवार्यतः कहां से चुन करके आ रही है? तो जवाबदेही भी किसके प्रति होगी? जवाबदेही उनकी किसके प्रति होगी? व्यवस्थापिका के प्रति, विधायिका के प्रति। ठीक, तो सामूहिक उत्तरदायित्व हम लोग जानते हैं कि हमारे यहां मंत्रिमंडल का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। अगर इस आधार पर देखें किधर की ओर, तो बिल्कुल संसदीय शासन व्यवस्था के ठीक विपरीत काम है। यहां पर संसदीय शासन व्यवस्था के, संसदीय शासन व्यवस्था के ठीक विपरीत, ठीक विपरीत, ठीक, यहां पर इस प्रकार का कोई अंतर संबंध नहीं होता है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। यहां पर मंत्रिमंडल और प्रधानमंत्री नहीं होती है, तो इस प्रकार का कोई यहां पर कोई क्या नहीं होता है, इस प्रकार का यहां पर किसी भी प्रकार का कोई उत्तरदायित्व, सीधा उत्तरदायित्व नहीं होता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर देखा जाए तो ये इसका लक्षण उत्तरदायित्व तो है लेकिन अस्थिरता, अस्थिरता देखी जाती है। सरकार यहां पर अस्थिर होती है क्योंकि कार्यपालिका माने मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है और मंत्रिमंडल को विश्वास प्राप्त होना चाहिए। कहां पर? व्यवस्थापिका में। अर्थात सरकार किसकी होगी संसदीय शासन व्यवस्था में? जो सरकार है, प्रधानमंत्री है, मंत्रिपरिषद है, उस दल का जब तक बहुमत तब तक तो सरकार, अगर बहुमत खत्म तो सरकार खत्म। तो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, अकाउंटेबिलिटी होती है, लेकिन अस्थिर सरकार। इस लिहाज से अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की क्या खास बात है? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था एक स्थिर सरकार के लिए जानी जाती है। इस प्रकार स्थिर सरकार के लिए जानी जाती है। यहां पर एक निश्चित कार्यकाल होता है,
निश्चित कार्यकाल होता है। ठीक, यहां पर इस प्रकार के कोई बहुमत की बात नहीं होती है, क्योंकि यहां पर जो एक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति, वो सीधे देश की जनता द्वारा चुना जाता है, तो उसका जो उत्तरदायित्व तो माने उसको बहुमत की आवश्यकता इस तरह से कहां नहीं होती है। हां, काम करने के लिए उसकी पार्टी का बहुमत कहां होना चाहिए, उसके सीनेट में होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे फिर हम देखते हैं। अगर देखा जाए तो लोकतंत्र के लिहाज से संसदीय शासन व्यवस्था को ज्यादा लोकतांत्रिक माना जाता है, ज्यादा लोकतांत्रिक माना जाता है, और इसे कम लोकतांत्रिक माना जाता है। अब ये किस आधार पर, अभी हम लोग बात करते हैं। लोकतांत्रिक माना जाता है। देखो, संसदीय शासन व्यवस्था में हम लोग जानते हैं कि संसद का चुनाव होता है, देश में आम चुनाव होता है जिसमें आम जन भागीदारी होती है, खूब ढेर सारी पार्टियां होती हैं, खूब जन जागरूकता कार्यक्रम होते हैं, पार्टियों की मीटिंग होती है, डिस्कशन होते हैं, उससे हम लोगों के अंदर क्या होता है और सबको अवसर मिलता है। और पार्लियामेंट में हर काम के लिए खूब डिस्कशन होते हैं। पहले पार्लियामेंट में क्या होता है, खूब डिस्कशन होता है, उसके बाद काम सरकार करती है बहुमत पारित करके तब। लेकिन यहां इस प्रकार का, यहां पर इस तरह से इतना ज्यादा क्या नहीं होता है, इतना ज्यादा अगर देखोगे तो इतना अवसर नहीं मिलता है चर्चा का इस वाले फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो इसीलिए कहा जाता है कि ये कम लोकतांत्रिक सरकार होती है। अगर ऐसा देश है जहां बहुल संस्कृति है, बहुत प्रकार के धर्म, जाति, समाज, वर्ग के लोग रहते हैं, उसके लिए सबसे फिट व्यवस्था कौन सी होती है, संसदीय शासन व्यवस्था। जैसे भारत एक बहुल संस्कृति वाला मल्टीकल्चरल देश है, इसमें यह वाली व्यवस्था कम फिट होती। यहां पर हर प्रकार के लोगों को अवसर मिलता है बोलने का, अपनी बात रखने का। ठीक, तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये जहां बहुल संस्कृति होती है ना, जो बहुल समाज होता है, बहुल संस्कृति वाले देश के लिए ये बहुत ही फिट व्यवस्था है। लेकिन बहुल संस्कृति के लिए फिट व्यवस्था नहीं है। लेकिन एक बात है, अगर देश कैसा है, संघात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है, संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए, संघात्मक शासन व्यवस्था के लिए यह व्यवस्था बिल्कुल फिट होती है। ठीक, संघात्मक शासन व्यवस्था आप जानते हैं, एक गवर्नमेंट का टाइप क्या है, या तो एकात्मक शासन व्यवस्था होगी या तो संघात्मक। संघात्मक शासन व्यवस्था में दो लेवल पर सरकार होती है, दो स्तर पर सरकार होती है, एक केंद्रीय और राज्य, प्रांतों का विभाजन होता है। और संघात्मक सरकार के पास राष्ट्रीय महत्व के काम होते हैं, काम का बंटवारा होता है, लिखित संविधान होता है, और एक सुप्रीम कोर्ट होता है जो उस लिखित दस्तावेज का क्या कर सके, इंटरप्रिटेशन कर सके, निर्वचन कर सके, व्याख्या कर सके। सेंट्रल और राज्य सरकारों के बीच कोई डिस्प्यूट हो तो इस प्रकार की सरकार के लिए तो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। लेकिन अगर बहुल संस्कृति वाला देश है तो उसके लिए सबसे फिट शासन व्यवस्था कौन सी होती है, सबसे फिट शासन व्यवस्था संसदीय शासन व्यवस्था होती है। ठीक, यहां पर हम जानते हैं कि कार्यपालिका व्यवस्थापिका का अनिवार्यतः भाग होती है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका का अनिवार्यतः भाग होती है, माने बिना इसके तो काम हो ही नहीं सकता है। लेकिन यहां क्या होता है, यहां पर पृथक्कृत होती है, यहां पर पृथक्कृत होती है, इस प्रकार का पृथक्कृत होती है, अलग अलग होती है। इस प्रकार का कोई आपस में अंतर संबंध नहीं होता है। विधायिका अपना काम करती है, विधायिका अपना काम करती है, और कार्यपालिका अपना काम करती है। ठीक, तो अगर इस आधार पर देखें तो ये कुछ प्रमुख अंतर हैं। किसके ये प्रमुख अंतर हैं, इन दोनों में हम लोगों ने 10 बिंदुओं पर दोनों शासन व्यवस्था में अंतर करने का प्रयास किया। लेकिन मित्रों याद रहे, इस क्लास को देखने के पहले प्रीवियस 2 लेक्चर हमने जो सजेस्ट किए हैं, हमारे 2 लेक्चर जरूर देखिएगा। अभी तक हमारे प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो बमुश्किल से 10 क्लास हम लोगों ने पॉलिटी वाले पार्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन वाले पार्ट में दिया है, और मुश्किल से 7-8 घंटे का अभी क्लास हम दे पाए हैं। कॉन्सेप्ट क्लास में भी तो अभी मुश्किल से 4-5 क्लास गई है। और सिविल सर्विसेज माने यूपीएससी के आईएएस प्री 2020 के एग्जाम में 8 नंबर के सीधे सीधे सवाल हमारे इस लेक्चर से फंसे हुए हैं। ठीक,
आप जा करके, और उसका भी वीडियो मैं उन सवालों को भी लेकर के जल्दी ही आ रहा हूं और आपके लिए अवेलेबल होंगे, उस पर हम सवालों पर डिस्कशन करेंगे। लेकिन मित्रों देखो, अगर वाकई अच्छे से अगर आप इसका पेरियूजल कर पाए, क्लासेस का अनुशीलन कर पाए, तो इस तरह से निकाल करके आप जानते हो 8 से 10 नंबर का कितना बड़ा महत्व होता है। किसी भी एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो सकता है या सिलेक्शन रुक सकता है, रैंक का बहुत बड़ा अंतर आ सकता है। ठीक, तो आज के इस क्लास में, कॉन्सेप्ट क्लास में यही, और फिर से हम जल्दी ही किसी नेक्स्ट क्लास पे, कॉन्सेप्ट क्लास पर आपके लिए किसी खास टॉपिक को लेकर के आएंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।